आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी देशभक्त दोस्त, जिसे लिखा है मैंने। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है हम दो दोस्तों की, जिनका जन्म 28 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक ही गली में हुआ था। हम दोनों हम उम्र होने की वजह से एक साथ पले बड़े, स्कूल भी एक ही साथ जाते थे। पूरे गांव में खेलना कूदना उधम मचाना हम लोगों को बहुत पसंद था, या यूं कह लीजिए कि आज भी पसंद है। उधम मचाने के साथ साथ हम पूरे गांव में किसी का भी कोई काम हो, जैसे खेतों में फसल की कटाई हो, खेतों से पंछियों को उड़ाना हो, या किसी का कोई सामान लाने में मदद करनी हो, हम हमेशा उन कामों को खुशी खुशी कर दिया करते थे। इसी वजह से हम लोग शैतानियां करने के बावजूद पूरे गांव के लाडले हैं। हम दोनों अक्सर मिट्टी के ऊंचे टीलों पे बैठ के बातें करते थे, या यूं कह लीजिए कि गांव में वो हमारा वक्त गुजारने का ठिकाना हुआ करता था। उन दिनों गांव में टीवी का चलन इतना नहीं था। बस गांव के एक दो ठाकुर और जमींदार जी के घरों में ही हुआ करता था टीवी। वो भी वहां डिश वगैरह तो आती नहीं थी। तो महीने में एक बार गांव के चौपाल पर वीसीआर पर कैसेट लगाकर पूरा गांव कोई फिल्म देखा करता था। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस वक्त करीब 10 साल का था जब हमने बॉर्डर फिल्म देखी थी। वो फिल्म भी राजस्थान के बॉर्डर की कहानी पर ही फिल्माई गई थी। मुझे वो फिल्म अंदर तक छू गई और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अभी अब बड़ा होके सैनिक बनूंगा और बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करूंगा। मेरे ऊपर भी ऐसी ही कोई फिल्म बनेगी जिसे लोग देख देख के मुझे याद किया करेंगे। जब मैंने ये बात अपनी लंगोटिया यार को बताई तो उसने भी यही कहा कि उसे भी सैनिक बन के देश की सेवा करनी है। उस वक्त तक हमारे गांव से कोई भी व्यक्ति सैनिक नहीं बना था। हम दोनों ने जब ये बात अपने अपने घरों में बताई कि हम सैनिक बनकर देश सेवा करना चाहते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, तो एक बार तो हम दोनों के घर वाले बहुत नाराज हुए। हमें बहुत डांट भी पड़ी, यहाँ तक कि हमारी पिटाई भी हुई। लेकिन हम दोनों ने हार नहीं मानी। हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि हम हर हाल में सैनिक ही बनेंगे। फिर हम लोगों ने आसपास पता करना शुरू किया तो पता लगा पास ही के एक गांव के एक चाचा अभी कुछ दिनों पहले ही सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम दोनों उनके पास गए, उन्हें हमारे फैसले के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए, हमें शाबाशी दी। फिर जब हमने उन्हें ये बताया कि हमारे घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं हैं, तो वो हमारे साथ हमारे घर आए। उन्हें हम लोगों के साथ घर आता देख गांव के कुछ बड़े भी हमारे घर पहुंच गए। चाचा ने सबको समझाया कि सैनिक बनना और सैनिक के घर वाले बनना बहुत गर्व की बात है। कुछ अपने किस्से सुनाए, उन्हें लेकर जो लोगों का नजरिया था वो समझाया। तो घर वालों के साथ साथ गांव वाले भी न सिर्फ हमारी बात को माने, बल्कि उन्हें हमारे इस फैसले पर बहुत गर्व भी हुआ। फिर अगले दिन से चाचा ने गांव के मैदान में हम दोनों को सेना के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और हमारे 18 वर्ष के होते ही सेना में भर्ती के लिए आवेदन भी कर दिया। चूंकि हम लोगों की ट्रेनिंग काफी समय से चल रही थी तो सेना में भर्ती होने में हमें ज्यादा कठिनाई नहीं आई और हम दोनों का बचपन का सपना साकार हो गया। जब हम सेना की वर्दी में अपने गांव आए तो हर किसी को हम पे फक्र हुआ। सब हमसे बहुत खुश हुए कि हमारे गांव के बच्चे अब सेना में जाएंगे। हमारे सेना में भर्ती होने के कुछ समय बाद ही हम दोनों की पोस्टिंग मणिपुर में हुई, उस जगह जहां नक्सलियों चाइना से होने वाली घुसपैठ का खतरा हर वक्त रहता है। हम ये जानकर अंदर से काफी खुश थे कि अब हम अपना नाम जरूर कर जाएंगे। वहां हमारी एक टुकड़ी तैयार की गई जिसमें हम कुल 15 सैनिक थे। हमारा काम लगातार पेट्रोलिंग करते रहना और सीमाओं पर नजर रखना होता। हम सब हर रोज एक ही साथ आया जाया करते, छोटी छोटी मुठभेड़ों का भी एक ही साथ मिलकर मुकाबला करते, जिससे सब आपस में काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन एक नई टुकड़ी को हमारे साथ जोड़ दिया गया और दो टुकड़ियां बना दी गई। बदकिस्मती से हम दोनों दोस्तों को दूसरी टुकड़ी में शामिल होना पड़ा और दोनों टुकड़ियों को विपरीत दिशाओं में पेट्रोलिंग का काम सौंपा गया। हमारे पहले वाले साथी जिस टुकड़ी में थे वो टुकड़ी चीन की सीमा की तरफ पेट्रोलिंग कर रही थी और हम जिस टुकड़ी में थे वो नक्सल इलाके की तरफ।
तभी अचानक हमें सूचना मिली कि चीन की तरफ से घुसपैठ हुई है। उन घुसपैठियों ने हमारी साथी टुकड़ी पर हमला कर दिया है। हम पूरी रफ्तार से उनकी मदद को दौड़े, मगर जब तक हम पहुंचे तब तक हमारे साथियों ने उन घुसपैठियों को खदेड़ दिया। मगर हमारे अधिकांश साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल एक दो सैनिक आखिरी सांसें ले रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह उन घुसपैठियों ने घात लगाकर पीछे से वार किया और कितनी बेरहमी से हम पर हमला किया। हमारे सामने ही हमारे साथियों के क्षत विक्षत शव पड़े थे, जो उनकी बर्बरता की कहानी बता रहे थे। किसी की आंखें निकाल ली, किसी के कान काट लिए, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की जुबान। हमारा खून खौल उठा और हम उन लोगों से बदला लेने के लिए सीमा के पार जाने ही वाले थे कि तभी हमारे आला अधिकारी वहां आ पहुंचे। सारा मंजर देखकर उनका भी खून खौल उठा। उनके मन में भी बदले की ज्वाला दधक उठी। हम सब ने मिलकर उन नामुरादों को सबक सिखाने की ठान कर उस पार जाने की इजाजत मांगी, मगर हमें इजाजत नहीं मिली। यहां तक कि इस हमले का जिक्र तक देश में कहीं नहीं हुआ। न किसी न्यूज चैनल ने इसकी न्यूज दिखाई, नहीं कोई नेता राजनीतिक रोटियां सेकने ही आया। जब जब हम इजाजत मांगते तब तब वहां से बस एक ही जवाब आता कि हम मजबूर हैं, ऐसे हमला नहीं कर सकते, या ज्यादातर इस बात को ही टाल दिया जाता। मगर हमारी टुकड़ी और हमारे सेना नायक को ये बात गवारा नहीं थी। हम सब हर हाल में हमारे साथियों का बदला लेना चाहते थे, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते थे। अफसरों और वहां के नेताओं के कारण हम आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे सेना नायक ने यह फैसला किया कि हम अब इस काम को अनाधिकृत रूप से अंजाम देंगे, और खुशकिस्मती से इस काम के लिए हम दोनों को चुना। फिर ये योजना बनाई कि पहले हम दोनों दोस्तों को सेना से बर्खास्त करेंगे, फिर गुपचुप तरीके से जैसे वो लोग घुसपैठ करते हैं वैसे ही हम लोगों को सीमा पार पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हमें उनके ठिकाने को ढूंढ के उसे नेस्तनाबूद करना है और 15 अगस्त को वहां तिरंगा फहराना है, ताकि उन नामुरादों को भी पता लगे कि हम हिंदुस्तानी जब तक सौम्य हैं तब तक सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन जब बात हमारी भारत माँ की आए और हमारे साथियों की आए तो हम अपनी जान की भी परवाह किए बिना सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब जरूर देते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। फिर हम दोनों को बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद हमारी परीक्षा भी ली गई, जिसमें हम पूर्ण रूप से उनके भरोसे पर खरे उतरे। अब हम सीमा पार जाकर हमारे भाइयों का बदला लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। मगर अब समस्या ये थी कि सीमा पार जाए कैसे, वो भी बिना अफसरों की नजर में आए। क्योंकि जब से अफसरों को हमारे इरादों के बारे में पता लगा, उन्होंने हम पर कुछ ज्यादा ही नजर रखना शुरू कर दिया। इस वजह से मणिपुर से हम सीमा पार करना बेहद मुश्किल हो रहा था। हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना था सीमा पार करने के लिए। हम इसका समाधान ढूंढ ही रहे थे कि हमें हमारे गुप्तचरों से पता चला कि कश्मीर से कुछ भटके हुए युवाओं का एक दल आतंक की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाने वाला है। ये जानकारी मिलने के साथ ही हमें हमारा समाधान भी मिल गया। योजना बनी कि हमें उस दल के साथ शामिल होकर पहले पाकिस्तान जाना होगा और उसके बाद वहां से चीन। उसके बाद हम लोग उस दल के सदस्यों से उन्हीं के जैसी सोच लिए उनसे मिले, कुछ वक्त उनके साथ बिताया, उनका भरोसा इस कदर जीत लिया कि वो हमारे बिना कहे हमें अपने साथ पाकिस्तान ले जाकर हमें भी ट्रेनिंग दिलाना चाहते थे। करीब 1 महीने बाद हम पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर में थे। वहां कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग, दिमाग को हिला देने वाले कई भाषण दिए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि अब हम लोगों को यहाँ से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चीन में मौजूद उनके अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। वहां मौजूद नई तकनीकी हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद चीन के लड़ाकों के साथ मिलकर हमें भारत की मणिपुर सीमा में घुसपैठ करके भारत के सैनिकों का बेदर्दी से कत्ल करना है। इस बात को सुन के मेरा खून खौल उठा। मैंने फैसला लिया कि यहाँ से निकलने से पहले इनके सेंटर को भी जरूर तबाह करूंगा। मैं अपने फैसले को अंजाम देने की योजना सोच ही रहा था कि तभी हमें बताया गया कि हमें आधे घंटे में यहाँ से निकलना है और अपने साथ उनके कुछ हथियार भी उनके हथियारों के जखीरे से निकाल कर ले जाने हैं। खुशकिस्मती से हथियार निकालने का काम जिस टुकड़ी को सौंपा गया उसमें मैं भी शामिल था। मैंने हथियार खाने में जाकर एक सिगरेट जलाई और उसे बॉम्ब के बक्से में ऐसे रखाया कि हमारे यहाँ से निकलते ही पूरा बारूद फट के आग के गोले में बदल जाए और ये सेंटर तबाह हो जाए। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही।
और छानबीन में इसका इल्जाम आया उस कक्ष के देखरेख करने वाले आतंकियों के सर पर, क्योंकि वो सिगरेट अधिक पिया करते थे। लगभग 50 घंटे का सफर तय करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। फिर हमने जंगलों की ट्रेनिंग के दौरान एक एक करके आतंकियों को मारना शुरू कर दिया, वो भी उतनी ही बर्बरता के साथ जितनी से उन्होंने हमारे साथियों को मारा था। हम उनकी मौत के लिए जंगली जानवरों को जिम्मेदार बताते रहे। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही चल रहा था। हमने उनके आधे से अधिक हथियारों पर कब्जा कर लिया था। बाकी पर भी कब्जा करने ही वाले थे कि वहां के आकाओं की इसकी भनक लग गई और उन्होंने हम पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हथियारों पर अधिकांश कब्जा हमारा ही था, तो हमने भी खुले तौर पर उनका जवाब देना शुरू कर दिया। और करीब 3 घंटे तक हुई लगातार गोलीबारी में मेरा दोस्त, मेरा साथी शहीद हो गया। मेरे हाथों व पैरों में भी कई गोलियां लगने के बावजूद मैंने उनको मार गिराया और आखिरी सांसें गिनते हुए चीन के उस आतंकी जिसने हमारे साथियों से बर्बरता की थी, उस आतंकी के साथ भी उसी तरह की बर्बरता करके उसको भी मार गिराया। और इतनी बुरी हालत में भी हमारा परचम, हमारा तिरंगा, जो हर हिंदुस्तानी की आन बान शान है, वो फहराया। और मैं जैसे ही तिरंगे को सलूट करने वाला था कि एक बॉम्ब अचानक मेरे पास आके गिरा और मैंने उछल कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बॉम्ब फट गया और मेरे पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गया। न जाने कितने दिनों के बाद आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली। एक तरफ जहां मुझे अपने साथियों का बदला पूरा करने पर गर्व था, तो दूसरी तरफ अपनी जिगरी की आखिरी इच्छा पूरी न कर पाने का अफसोस जो जिंदगी भर रहेगा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके आका के सीने पर तिरंगा फहरा कर तिरंगे के नीचे खड़े होकर भारत माता की जय बोलते हुए उसे सलूट करूं। उस आका के सीने पर तिरंगा तो मैं फहरा आया, मगर उसके नीचे खड़े होकर सलूट अब शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोनों पैर उस विस्फोट में खो चुका। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए बिना तुम्हारे पास आ रहा। बस इतनी सी थी ये कहानी।